Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. So, what is linearly independent path? Linearly independent path का मतलब है कि अगर आपका कोड है उस कोड में कोई भी if else नहीं है, एक स्ट्रेट पाथ लाइन है आपके पास, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी 1 क्योंकि आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, कोई मल्टीपल पाथ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इफ़ स्टेटमेंट आ जाए या कोई और इस किस्म की चीज़ आ जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास मल्टी पाथ आ जाएगा। ठीक है जी, हम कहते हैं हमारे पास मल्टी पाथ आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास एक इफ़ एल्स की स्टेटमेंट आ जाए तो अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो एक पाथ होगा और इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा पाथ होगा, तो हमारे पास दो पाथ आ गए, तो इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास 2 निकल आएगी। इंडिपेंडेंट पाथ की जब हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट पाथ कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमारे हर पाथ में कोई एक ऐसा ज़रूर नया नोड ऐड हो जो पिछले किसी पाथ के अंदर ऐड नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 4 पाथ्स मौजूद हैं, ठीक है, ये 4 पाथ मौजूद हैं 1 11 नोड नंबर 1 टू नोड नंबर 11, देन नोड नंबर 1 2 3 4 5 10 1 11, नोड नंबर 1 2 3 6 8 9 1 11 एंड नोड नंबर 1 2 3 6 7 9 1 11। ये हमारे पास 4 पाथ्स हैं, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई एक नया नोड या एक नया एज हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? अगर हम पाथ नंबर 3 और 4 को देखें तो हमारे पास पाथ 3 में 8 है और पाथ 4 में 7 है, उसकी वजह से एक नया पाथ बन गया एंड सो ऑन। तो अगर हम ये करना चाहें कि जी जैसे कि हमें पाथ से दिख रहा है कि यहाँ पे लूप लगा हुआ है 1 11, 1 के बाद दोबारा 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि लूप लगा हुआ है। तो हम ये कहें जी 1 2 3 4 5 10 1, यानी कि ये वाला पाथ, और इस वाले पाथ के साथ हमने 1 2 3 6 8 9 1 11 कर दिया, यानी कि 1 के बाद हमने पाथ 2 और 3 को अगर हम मर्ज कर दें तो उसमें हमारे पास कोई नया एज नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसलिए इंडिपेंडेंट पाथ नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इस वाले पूरे पाथ के अंदर कोई ऐसा नोड नहीं है जो ऑलरेडी डिफाइंड 4 पाथ में कवर्ड नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है। ठीक है, तो हमने जो भी टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं वो हमने बेसिस पाथ के ऊपर डिज़ाइन करने हैं, इंडिपेंडेंट पाथ्स के ऊपर डिज़ाइन, इंडिपेंडेंट पाथ के हिसाब से डिसाइड करने हैं बेसिस सेट के हिसाब से। ठीक है, एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस एंड एवरी कंडीशन विल हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन इट्स ट्रू एंड फॉल्स। ये अगर हम करेंगे बेसिस पाथ्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये सारे काम हमारे हो जाएंगे कि हर एक एक कंडीशन एक एक पाथ के हिसाब से चल चुकी होगी, और इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास मैकैब मेथड है। हम मैकैब मेथड पे जब पहुंचेंगे तो फिर हम उसकी बात करते हैं। अभी तो हम आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट पाथ्स की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन की तरफ कि हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताती है कि टोटल कितने इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं हमारे पास या टोटल कितने बेसिस पाथ्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो वो ये बताती है। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ बेसिस पाथ पता लग गए, जब हमें टोटल नंबर ऑफ बेसिस पाथ पता लग गए तो हमें ये पता लग गया कि टोटल टेस्ट केसेस हमें कितने बनाने हैं, कितनी रोज होंगी हमारे टेबल के अंदर, वो हमें वहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, इट डिफाइंस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइंस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स इन द बेसिस सेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स नंबर ऑफ टेस्ट दैट मस्ट बी कंडक्टेड। अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं? एक फॉर्मूला तो ये है कि आप कहते हैं V of G is equal to E minus N plus 2, where E is the number of edges and N is the number of nodes। हमारे पास जो ग्राफ बनाया है उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं उनको काउंट करना है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नोड्स उनको काउंट करना है, प्लस 2, ये कांस्टेंट है। तो हमारा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक फॉर्मूला ये रहा जो कि सबसे ईजीएस्ट टू कैलकुलेट है, और मेरी रिकमेंडेशन भी होती है कि हम इसी को इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं इसके अलावा, जिसमें से एक ये रहा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ग्राफ V of G फ्लो ग्राफ इज VG इज इक्वल टू P+1। अब ये P क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रेडिकेट नोड्स। P स्टैंड्स फॉर प्रेडिकेट नोड्स। प्रेडिकेट नोड क्या होता है? हर वो नोड जिसके पास एक से ज़्यादा आउटपुट हो वो आपका प्रेडिकेट नोड होता है। तो ये आपके पास एक प्रेडिकेट नोड है
ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इस नोड की तो बस हमारे पास प्रेडिकेट नोड सिर्फ ये एक ही है, बाकी कोई भी प्रेडिकेट नोड नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये वाहिद नोड है जिससे दो आउटपुट्स निकल रहे हैं, बाकी सबसे हमारे पास एक एक आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो प्रेडिकेट नोड वो नोड होता है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा आउटपुट निकल रहे हो। जनरली आप हमारा जो ग्राफ है CFG का वो अगर इफ एल्स के ऊपर है या लूप के ऊपर है तो उसमें आपके पास बाइनरी डिसीजंस होती हैं, तो इसलिए हम उसको बाइनरी के सेंस में ही लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्विच केसेस के अंदर चले जाए, केस के अंदर चले जाए, तो हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ, दो से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये प्रेडिकेट नोड्स हैं। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपका जो पूरी CFG है उसके अंदर आप देखेंगे कितने नोड्स ऐसे हैं जिनके आउटपुट जो है वो मोर देन 1 है, उनकी काउंटिंग कर ले प्लस 1 कर दे, दैट विल गिव यू साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक हो गया। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के, तो हम तीनों जो है वो आप चेकआउट कर लेते हैं। इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर CFG, ठीक है, हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग नोड हमारा रेड है और एंडिंग नोड हमारा ब्लू है। तो इसको अगर हम इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, E minus n plus 2, we have total number of edges is equal to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास हो गए 8 और एजेस कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हमारे पास एजेस हैं, 8 हमारे पास नोड्स हैं। 9 माइनस 8 और प्लस 2 हमारा फॉर्मूले का, दैट गिव्स अस 3। यानी कि इस पर्टिकुलर CFG के हमारे पास 3 पाथ्स होंगे, 3 इंडिपेंडेंट पाथ्स होंगे या 3 बेसिस पाथ होंगे। 3 बेसिस पाथ होने का मतलब ये है कि जब इसका अभी हम टेस्ट केस बनाएंगे यूजिंग टॉम मैकैब मेथड, तो उसमें 3 रोज बनेंगी हमारे टेस्ट केसेस के अंदर। ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास नॉन लूपिंग पाथ है। ओके, देन द सेकेंड फॉर्मूला, हम इसको भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। P+1, लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला। अगर हम P+1 की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि P स्टैंड्स फॉर प्रेडिकेट नोड्स, यानी कि वो नोड्स जिनके पास आउटपुट मोर देन 1 है। तो हमारे पास एक नोड तो हो गया ये वाला जिसका आउटपुट मोर देन 1 है, और दूसरा हो गया ये वाला नोड जिसका आउटपुट मोर देन 1 है। हेंस P की वैल्यू हमारे पास आई 2। P की वैल्यू हमारे पास आई 2, 2 + 1 = 3। तो हम देख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, दोनों मेथड से हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मेथड या थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कहता है C+1, वे C स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स। C स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ सर्कल्स। तो हमारे पास एक तो ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है हमारे पास, और दूसरा ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास 2 क्लोज्ड पाथ्स हैं। C = 2 साइकिल्स है हमारे पास, तो 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले से आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आ रही है। और मेरी रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स हमेशा ये फर्स्ट वन होती है जो कि कॉम्प्लिकेशन कम से कम क्रिएट करती है कैलकुलेशन करते हुए। और जैसे जैसे हमारी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू बड़ी आती है वैसे वैसे हमें पता लगता है कि हमारा जो कोड है उसमें मॉडिफिकेशन करना कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा, उसकी टेस्टिंग करना कितना प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए अगर आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 1 से लेकर 10 के बीच में आ रही है तो सबसे आइडियल वैल्यूज़ में आ रही है। और अगर वो ग्रेटर देन 40 चली जाती है तो इसका मतलब है कि इस कोड की जो बेसिस पाथ्स हैं या इस कोड के जो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेडिकेट नोड्स हैं और उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो भी मुश्किल है और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। जब हम बात करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अभी जो हमने मेथड देखा वो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन था यूजिंग CFG, यूजिंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड, यानी कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है वो कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक नोड से दूसरे नोड पर लिंक मौजूद है तो आप लिखते हैं 1, और अगर लिंक मौजूद नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं या कुछ भी नहीं लिखते। ठीक हो गया। उसमें हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने जितने भी 1 और 0 हमने प्लेस किए उनको रो वाइज हमने ऐड करना है। देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, देन add the number of columns
एड 1 टू द टोटल और हमारे पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड की। तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम CFG मेथड से भी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं और कंट्रोल फ्लो ग्राफ से भी कंट्रोल फ्लो ग्राफ और एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड दोनों से चेकआउट कर लेते हैं। राइट, तो हमारे पास जो ये कोड है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ टेस्टिंग के अंदर कि हम जो है अपने कोड को नंबरिंग करते हैं। तो हमने 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबरिंग कर दी। ओके, इस पर्टिकुलर कोड में हमारे पास जो लाइन नंबर 1 है वो बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ कमेंट है, तो इसलिए हम इसको CFG के अंदर भी कंसिडर नहीं कर रहे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड में भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो CFG की जब हम बात करते हैं तो CFG हमने इसलिए 2 से शुरू किया है। 2, 3, 4, 5 जो है हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट है। अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारे पास 6 में चला जाएगा, 5 से 6 पे चला जाएगा। और अगर इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो 7 पे चला जाएगा, 5 से 7 पे चला जाएगा। अच्छा, अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो 6 पे जाएगा और 6 के बाद वो 8 पे चला जाएगा, एंड इफ पे चला जाएगा, 6 से 8 पे चला गया। इसी तरह अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो 7 पे जाएगा, एल्स पे जाएगा और उसके बाद वो 8 पे आ जाएगा। 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो इसको हमने CFG में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास CFG के बाद इसको हमने 2 फॉर्मूले से फिर भी कैलकुलेट किया हुआ है। एक है E-n+2, हमारे पास 9 नंबर ऑफ नोड्स है और 9 नंबर ऑफ एजेस हैं। 9 - 9 + 2 हमारे पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई 2। सिमिलरली हमारे पास प्रेडिकेट नोड कितने हैं, 1 प्रेडिकेट नोड है, सिर्फ 1 प्रेडिकेट नोड है, P+1। तो हमारे पास फॉर्मूला P+1 का है, P की वैल्यू 1 निकली यहाँ से, 1 + 1 = 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेम आंसर आया। लेट्स मूव ऑन टू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड। एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड में हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया क्योंकि हम लाइन नंबर 1 को कंसिडर नहीं कर रहे और हमने 9 नोड्स कंसिडर किए हैं फ्रॉम नोड नंबर 2 टू नोड नंबर 10। तो हमारे पास 9 × 9 का एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब रोज आएगा कि रो में हमारे पास कौन सा नोड है और कॉलम बताएगा कि उस नोड से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो हमारे पास नोड नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, हमारे पास नोड नंबर 2, या ये कह लें कि हमारे पास जो कोड नंबर 2 है, लाइन नंबर 2 हमारी कनेक्टेड है लाइन नंबर 3 के साथ। हमने 3 पे 1 कर दिया। लाइन नंबर 3 4 के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी है आपकी, जैसे कि आपको CFG से भी पता लग रहा है। 3 से कर दिया। 4 वाला जो है वो 5 पे जाएगा, 4 से आप 5 पे जाएंगे। ठीक है, 5 से आप या तो 6 पे जाओगे या आप 5 से 7 पे जाओगे। तो 5 से 6 या 5 से 7 पे जाओगे आप, ठीक हो गया। 6 से आप 7 पे जाएंगे, 7 से आप 6 से आप 8 पे जाएंगे और 7 से भी आप 8 पे जाएंगे। राइट, 8 से आप 9 पे और 9 से आप 10 पे। ये हो गया स्टेप नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप रो वाइज एडिशन करते हो। रो वाइज एडिशन की हमारे पास वैल्यू आई 1 2 1 2, हमारे पास जो सम आया हुआ है 1 1 1 2 1 1 1 1। जिस रो में कोई कनेक्टिविटी नहीं है वो 0 है, 0 हम लिखें या ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला ये बताता है कि हर वो रो जिसकी वैल्यू 0 से, जिसके सम की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, उसको आप -1 कर दें। तो हमने -1 किया, -1 किया, -1 किया, 2 -1 किया, -1 -1 -1 -1। इस रो के सम क्योंकि 0 था तो उसमें हमने -1 नहीं करना। राइट, देन वी गेट दिस आंसर। और ये जो आपके पास आंसर आया इसको आपने ऐड कर लेना है। इस पूरे को जब हमने ऐड किया सम ऑफ कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई 1। सम ऑफ कॉलम आया हमारे पास 1। तो सम ऑफ कॉलम के अंदर हम +1 करते हैं। ये फॉर्मूले का पार्ट है। सम ऑफ कॉलम +1 = द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग एडजेसेंसी ग्राफ मेथड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। और हमने यहाँ से देखें हमारा जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एडजेसेंसी ग्राफ मेथड से भी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड से भी वही निकली है और कंट्रोल फ्लो ग्राफ मेथड से भी वही निकली है। यह आपके पास हो गया साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। उसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक CFG गिवन है और CFG की हमें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो हम E-n+2 के फॉर्मूले से देयर आर 24 एजेस एंड देयर आर 19 नोड्स
तो 24 माइनस 19 प्लस 2c इज इक्वल टू 7, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू 7, विच मीन्स के इस पर्टिकुलर CFG को सॉल्व करने के लिए हमें 7 टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसके सेकंड फॉर्मूले को देखें p+1, हाउ मेनी प्रेडिकेट नोड्स आर देयर, लेट्स जस्ट काउंट देम। 1 प्रेडिकेट नोड, यानी कि वो नोड जिसके आउटपुट मोर देन 1 हो। देन वी हैव द सेकंड प्रेडिकेट नोड, d के भी दो आउटपुट है हमारे पास। थर्ड प्रेडिकेट नोड E, फोर्थ प्रेडिकेट नोड F, फिफ्थ प्रेडिकेट नोड K, सिक्स्थ प्रेडिकेट नोड L। तो ये हमारे पास 6 प्रेडिकेट नोड्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, फॉर्मूले के हिसाब से 6 + 1 7। तो आप देख सकते हैं कि 7 हमारे पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। सिमिलरली हम इसे साइकिल्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करें C = C+1, तो ये साइकिल्स कितने हैं हमारे पास, ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये पूरा एक क्लोज्ड साइकिल है। ठीक है, ये पूरा एक क्लोज्ड साइकिल है, तो ये भी इसलिए 6 बना। तो 6 हमारे साइकिल्स बने, 6 + 1 = 7। तो हमारे पास थर्ड मेथड से भी आंसर आया 7। और अगर हम इसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहें, तो क्योंकि हमारे पास 19 नोड्स हैं, तो हमें 19/19 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एंड देन वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पीछे किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।